हाँ दोस्तों, तो ये जो वीडियो है बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। क्या है कि इसमें बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर की दूसरी प्लेलिस्ट रहेगी, तो वो चैनल पे आ जाएगी। जिन भी लोगों को बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम देना है वे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि अच्छे ढंग से इन्होंने तैयार किया है। बीपीएससी मेकर एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल करके वहाँ से आप इसका करंट अफेयर का कोर्स खरीद सकते हैं। वहाँ आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। अच्छी तरह से इन्होंने नोट्स को बनाया है, तो वहीं का पीडीएफ है जिसको मैं फास्ट रिवीजन के रूप में अपने चैनल पर डाला हूँ ताकि मुझे खुद और लोगों को सहायता हो सके। तो इस सीरीज़ में हमने जनवरी का वीडियो ला चुका है पहले, अब ये फरवरी महीने का वीडियो है जिसे हम लोग आज ख़त्म करते हैं। फरवरी महीने, तो ये फरवरी महीने पूरे बिहार का फरवरी महीने का करेंट से रिलेटेड वीडियो है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? तो यह गर्दनी बाग में बना है। कहाँ? गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में, ध्यान रहे, गर्दनी बाग में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने 4 फरवरी 2024 को किया। इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2018 में किया था, यानी गांधी जी की 150वीं जयंती। 2023 में गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर 2018 को गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह पर इसका शिलान्यास हुआ। यह 6 मंजिला 120 फीट ऊंची बापू टावर परिसर 7 एकड़ में फैला हुआ है। बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यह 6 एकड़ भूमि में बना 5 मंजिला भवन है। 6 एकड़ भूमि में बना 5 मंजिला भवन है और इस केंद्र पर 16,000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फिगर इसका, बापू टावर, गर्दनीबाग, पटना, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया है? तो नीतीश नाम से बिहार ने लॉन्च किया है। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्या नाम है? बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश का फुल फॉर्म नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, नीतीश, इस डिवाइस को लॉन्च किया है। यह डिवाइस किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करेगी, यानी एक प्रकार का लॉकेट पेंडेंट है। यह लॉकेट पेंडेंट आकार का तकनीक है। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्ति को इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले उन्हें आपदा की जानकारी मिल जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस डिवाइस का शुभारंभ किया। इसका हिंदी रूपांतरण नी तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच नीतीश है। अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ। बताएं उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो 11 जनवरी 2024 को उषा किरण खान, किससे? मैथिली और हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार थी, यानी रचनाकार साहित्यकार थी, मैथिली और हिंदी की, उषा किरण खान। तो इनका निधन 2015 में, इनका निधन अभी 24 में हुआ है, 15 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो मैथिली और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हुआ, 78 वर्ष की उम्र में। उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहेरियासराय की रहने वाली थी। कहाँ? उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहेरियासराय की रहने वाली थी। 1968 से 2003 तक भारतीय पुलिस सेवा में यह सेवा दे चुकी है। इनकी रचना, तो इनकी उपन्यास, कुछ नाटक है, इनकी उपन्यास है। तो उपन्यास पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि और घर से घर तक, यह इनकी उपन्यास है। कुछ नाटक, कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोंग, फागुन, एक सरी ठाढ़, मुस्कौल बला मैथिली में। तो ये सब कुछ इनकी रचना, नाटक है, उपन्यास है जो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इसको। सम्मान, तो इन्होंने 2015 में पद्मश्री मिला था, 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में इन्हें भारत भारती मिला।
तो ये तीनों पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। किससे? पद्म श्री से, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नहीं। पद्म श्री से 2015 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 और भारत भारती पुरस्कार से 2019 में मिले। बिहार को मिले पद्म पुरस्कार, तो इसका जिक्र पिछले वीडियो में किया था। इस बार 110 लोगों को मिला है, 5 को पद्म श्री, पद्म विभूषण 17 और पद्म भूषण 110 को पद्म श्री मिला है, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। कुल 132 लोगों को यह अवार्ड सम्मान मिला है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर सामाजिक कार्य के लिए इन्हें मिला है। पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य, पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन और पद्म श्री जिसमें से 4 क्षेत्र में, जिसमें 3 कला में दिया गया है। कला में तो टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए सुरेंद्र किशोर को, ध्रुपद गायन कला के लिए राम कुमार मल्लिक को, मधुबनी में मिथिला पेंटिंग्स में गोदन शैली कला के विकास के लिए शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मिला है भारत रत्न। उसके बाद अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। 5 बिहारी किन किन को भारत रत्न मिल चुका है? तो बिहार विभूति डॉक्टर विद्याचंद्र राय को 1961 में, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण को 1998 में, शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। इन 5 लोगों को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है। भारत रत्न से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो हाल में भारत के 5 महान व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को 49वां, भारत के 5 लोगों को मिला, जिसमें भी एक बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर थे जिन्हें 49वां भारत रत्न मिला। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 49वां भारत रत्न किनको मिला? तो कर्पूरी ठाकुर को, या कर्पूरी ठाकुर को कैमे स्थान का भारत रत्न मिला, कैमे स्थान पे थे, तो वे उन्हें मिला 49वें नंबर के भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें प्रधानमंत्री, पहले के प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों के नेता के रूप में जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता, तो इनको 51वें नंबर की मिली। पीवी नरसिम्हा राव 52वें, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को 53वां, यानी कि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिसमें से एक है कर्पूरी ठाकुर 49वें नंबर के। 50 नंबर पे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी है, जो उप प्रधानमंत्री से ही संतोष किए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के रूप में फेमस है। वहीं पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन वैज्ञानिक 53वें नंबर पे इन्हें मिला है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता थे। अब तक कुल 53 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी और इसकी शुरुआत करी थी और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत करी थी। सबसे पहले यह सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, साथ में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया था जब इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले वर्ष 2019 में भी 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें 3 नाम है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में खिताबी मुकाबला में किस राज्य की टीम ने जीता? क्वेश्चन समझे पहले कि पाटलिपुत्र खेल परिसर कहाँ? पाटलिपुत्र यानी बिहार में, पाटलिपुत्र खेल परिसर में पटना में 3 अप्रैल 2024 को 33वां क्या खेला गया? 33वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप, 33वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप, बालिका कबड्डी चैंपियनशिप खेला गया और इसमें हरियाणा, इसमें किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने। तो 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में खेले गए 33वां राष्ट्रीय चैंपियन सब जूनियरशिप बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में खिताबी मुकाबला में राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता, जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर बनी रही। बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में 1 अंक से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो चुका था। कबड्डी बिहार का राजकीय खेल है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्वेश्चन आ गया कि फरवरी 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, हर साल भारत की यूनिवर्सिटी के द्वारा खेल का आयोजन होता है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के नाम से फेमस है। तो इसका चौथा संस्करण जो हुआ, ये चौथा संस्करण में बिहार की एक यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, इसकी महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किया था। एकमात्र पदक यही जीती थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, जिसने कबड्डी में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है।
तो बिहार से कुछ क्वेश्चन। बिहार के नए खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता बने हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक तो रविंद्रन शंकरन है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 14 झांकियों में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, जिन्हें दूसरा पुरस्कार मिला। एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिल चुकी है और बिहार का राजकीय खेल जो है वह कबड्डी है। बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे कि बिहार की स्थापना तो 22 मार्च 1912 को 12वें राज्य के रूप में बिहार की स्थापना हुई थी। राजधानी पटना है। अभी वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गोरैया है, पशु में बैल और वृक्ष में पीपल है, मछली में देसी मांगूर है, राजकीय फूल में गेंदा और राजकीय खेल कबड्डी है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और राजभाषा की बात करें तो पहली हिंदी और दूसरे उर्दू राजभाषा है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो हाल में 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार में रेलवे को विस्तारित करने के लिए कितनी राशि का आवंटन मिला है? तो 10,754 करोड़। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और घुमा के पूछ सकता है कि कितने राशि। तो रेल आवंटन के लिए 10,754 करोड़, 11,712, 754 ऑप्शन देगा तो नहीं, 10,754 करोड़ रुपये। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश की। इसमें रेलवे के विस्तारीकरण का भी बजट दिया गया, जिसके तहत बिहार को 10,754 करोड़ रुपये का तोहफा दिया गया, जो दानापुर डिवीजन में के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। यहीं पूर्व मध्य रेल, जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। 5 डिवीजन इसमें काम करते हैं: सोनपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय और समस्तीपुर। यानी कि हाजीपुर हेडक्वार्टर है। इस हाजीपुर हेडक्वार्टर मुख्यालय में 5 डिवीजन आते हैं। इन 5 डिवीजन में कौन कौन है? सोनपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय और समस्तीपुर। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच ही चलाई गई थी। पूर्व मध्य रेल में भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1996 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। इसमें 5 रेल मंडल शामिल है: सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। वंदे भारत ट्रेन 18 के बारे में कुछ जान लेते हैं। वंदे भारत जो पहले ट्रेन 18 के नाम से विख्यात थी, वर्तमान में इसका नाम वंदे भारत स्पीड कर दिया गया है, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्या है? तो वंदे भारत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देगा कि यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी स्लो स्पीड, तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 का निर्माण अक्टूबर 2018 में पूरा हुआ था, जिसे 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। मार्च 2023 में सुरेखा यादव महाराष्ट्र में वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी थी। कौन? सुरेखा यादव। इस प्रकार पहली बार 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को चली थी। रेलवे स्टेशन के कुछ बदले हुए नाम, जैसे कि फैजाबाद का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन DDU, इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज किया गया है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया, मंडुआडीह। कर्नाटक के तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन किया गया, इंपॉर्टेंट है। वहीं गुलबर्गा रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, तो गुलबर्गा रेलवे स्टेशन था, उसका नाम कलबुर्गी रेलवे स्टेशन किया गया है। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम कलबुर्गी रेलवे स्टेशन किया गया है। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से रिप्लेस किया गया है। महाराष्ट्र में ओसिवारा रेलवे स्टेशन का नाम राम मंदिर रेलवे स्टेशन और एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम प्रभा देवी एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम प्रभा देवी रेलवे स्टेशन किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ? तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन सा स्थान रहा? तो बिहार 5 पदक जीतकर 21वें स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के 2024 में इसका क्या अभी ऊपर बताया था, 6ठा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया। कहाँ? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, ये 4 शहर तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के 4 शहर, जिसमें एक राजधानी चेन्नई भी है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, दूसरा शहर मदुरई में विख्यात मंदिर है चोल द्वारा निर्मित। त्रिची और कोयम्बटूर, इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार ने कुल 5 पदक के साथ 21वें स्थान पर रहा था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र सर्वाधिक 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र दूसरा पे तमिलनाडु, जहां पे आयोजन हुआ तो वही राज्य दूसरे नंबर पर रहा था 98 के साथ, और हरियाणा 103 पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहा था।
क्वेश्चन यहाँ पे यह उठ सकता है कि तमिलनाडु 98 पदक के साथ 2 पे और हरियाणा 103 पदक के साथ 3 नंबर पे कैसे चला गया। तो तमिलनाडु जो है वो 98 पदक के साथ 2 नंबर पे इसलिए गया होगा क्योंकि हरियाणा का अगर गोल्ड मेडल 40 रहा होगा तो तमिलनाडु का गोल्ड मेडल 40 से ज़्यादा 41, 42, 45 रहा होगा, यानी कि गोल्ड मेडल जिसका ज़्यादा होता है पॉइंट टेबल में वही टीम 2-3 पे आती है। इस प्रतियोगिता में बिहार के 5 पदक के साथ 21वें बिहार 5 पदक के साथ 21वें स्थान पर रहा। बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य अपने नाम किया। पदक विजेता बिहार के, तो बिहार के जिन 5 लोगों ने पदक जीता था उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है, देखिए शुभम कुमार भोजपुर का, इसने स्वर्ण पदक जीता था, और दुर्गा सिंह गोपालगंज का, इसने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार के जो 5 लोग पदक जीते थे उसमें से 2 जो स्वर्ण पदक आया था वो 2 स्वर्ण पदक किस क्षेत्र में आया था, तो आर्चरी और 1500 मीटर की दौड़ में आया था शुभम कुमार भोजपुर और दुर्गा सिंह गोपालगंज, इन दोनों ने भोजपुर गोपालगंज दोनों ने पदक जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में कुछ जान लें। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 19 से 29 फरवरी के बीच हुआ था, और चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन हुआ था यह असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ था, जिसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था, शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, और इसका मेजबान किया था 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने, यानी 7 पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर के नाम से जिन राज्यों को जाना जाता है, पूर्वोत्तर की 7 राज्य, जो पहले एक राज्य हुआ करती थी उसको 7 भागों में बांट दिया गया है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें एक राज्य, यानी कि असम के 7 राज्य में से एक राज्य नहीं है, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर में से एक राज्य नहीं है, उसके जगह पे एक सिक्किम है, यानी कि मणिपुर इसमें नहीं है, मणिपुर राज्य इसमें नहीं है, मणिपुर में इसका आयोजन नहीं हुआ था, मणिपुर राज्य इसमें नहीं है। ध्यान रहे कि कौन से राज्य नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से स्टेट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन नहीं हुआ था, और ऑप्शन में ये सारे राज्य देंगे, इसके साथ 3 के साथ एक मणिपुर दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3 सही है, 2, 3 सही है, केवल 1, 3 सही। तो केवल मणिपुर नहीं था, केवल मणिपुर, ध्यान रहे 1 से अधिक नहीं हो जाएगा, तो केवल मणिपुर में नहीं हुआ था, बाकी के 6 राज्य और एक 7वां सिक्किम 7 सिस्टर से बाहर है, पूर्वोत्तर का राज्य लेकिन 7 सिस्टर से बाहर है। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 1 पर रही थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 71 पदक जीते थे। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की है, जिसने 42 पदक के साथ 2 नंबर पर रही थी, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, यह 51 पदक के साथ 3 नंबर पर रही थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे जो 71 पदक के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिसने 32 गोल्ड जीते हैं, यानी कि स्वर्ण पदक, 18 सिल्वर यानी कि रजत पदक जिसको बोलते हैं, और 21 ब्रॉन्ज कांस्य मेडल जिसको बोलते हैं। तो 32 गोल्ड के साथ 1 पे चंडीगढ़ रही, 2 पे आई लवली प्रोफेशनल और 3 पे गुरु नानक, जबकि लवली प्रोफेशनल का पदक 42 और गुरु नानक का पदक 51 है। तो देखिए यहाँ लवली प्रोफेशनल ने गोल्ड जीते 20, जबकि गुरु नानक ने गोल्ड जीते 12, इस वजह से जिसका गोल्ड ज़्यादा होता है वो 2 पे। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि 115वें नंबर पर रही थी, 1 पदक जीती थी, कबड्डी में कांस्य। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो यहाँ पे विंटर गेम्स का आयोजन, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण आयोजित हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। एक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, एक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में यह गुलमर्ग है, और इस गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4थे संस्करण, यूनिवर्सिटी गेम का भी 4था संस्करण था, विंटर गेम का भी 4था संस्करण है। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन असम के 6 राज्य, मणिपुर को छोड़कर बाकी के 6 राज्य और एक सिक्किम, 7 राज्यों में हुआ था। इसका आयोजन जो होगा केवल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 21 से 25 फरवरी के मध्य हुआ था, जिसका शुभंकर जो था वह हिम तेंदुआ। क्या हिम तेंदुआ? इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये पहले यह जो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसका पहला संस्करण 2020 में हुआ था, लेह और गुलमर्ग दोनों जगह पे हुआ था। दूसरा 21 में ये भी गुलमर्ग में, तीसरा 23 में ये भी गुलमर्ग में, अभी चौथा विंटर गेम 24 में ये भी गुलमर्ग में। हिम तेंदुआ इसका। अब तक आयोजित चारों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में हुआ है, पहले में लेह भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभंकर किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभंकर किनके द्वारा किया गया है? तो इनका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया। तो 5 फरवरी 24 को लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया। लघु उद्यमी योजना
बिहार में जातीय गणना के आंकड़े पर सार्वजनिक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया कि बिहार में 94 लाख परिवार गरीब है, लगभग 34%। चाहे वे किसी भी जाति से आते हो, उनको लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 2-2 लाख रुपया सरकार देगी। इसी को लेकर 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प भवन में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया और इस पोर्टल का भी लोकार्पण किया। साथ ही बिहार में लघु उद्यमी योजना पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय प्रतिमाह 6,000 से कम है और आवेदक की उम्र 18 से 50 के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लाभुकों को 3 किस्तों में दे दिया जाएगा। अगला तो बिहार की जाति जनगणना हुई थी। इस जाति जनगणना में बिहार में जो आंकड़े आए थे वे सामने हैं आपके, जिसमें नुनिया 1.9%, नाई 1.59%, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न मिला। सबसे अधिक यादव 14%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, यानी राजपूत 345 है और ब्राह्मण 365 है। यादव सबसे अधिक 14.26% यादव है, कायस्थ है, कुर्मी है, कुशवाहा है, तेली, भूमिहार 2.86%, धानुक, सुनार, कुम्हार, मुसहर, बढ़ई, इन सभी जातों का सबसे अधिक यादव। अगला क्वेश्चन, पर्यटन विभाग द्वारा जारी हाल में आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया था। तो 5,46,576 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है ऑप्शन डाल के कि पर्यटन विभाग के जारी आंकड़े के अनुसार बताएं कि, ये क्वेश्चन पूछा कि पर्यटन विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कितने विदेशी पर्यटक 2023 में आए थे। तो ये आए थे 5,46,576। तो इसको याद ऐसे करें, 546, 576, 546, 576, 540 में 30 जोड़ देना है, 576। तो कितने विदेशी पर्यटक आए थे, 540, 576, 540, 576। पर्यटन विभाग के जारी आंकड़ों में आधार पर बिहार में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड जो पर्यटक घूमने आए उसमें से 8,21,32,277 पर्यटक बिहार में घूमने आए, जिसमें 8,15,85,701 तो देशी थे, यानी कि दिसंबर में पर्यटक 8 करोड़ के आसपास आए। बिहार की आबादी 10-11 करोड़ है, लगभग 8 करोड़ पर्यटक बिहार में घूमने आए। अचंभित बात। और इसमें से देशी जो पर्यटक थे वे थे 8,15,00,000, लेकिन विदेशी पर्यटक भी यहाँ आए और विदेशी पर्यटक 1000-100 में नहीं लाखों में आए थे, जिसकी संख्या 5,46,576 है। ऐसे 546-576 याद करने के लिए आंकड़ों के अनुसार 2023 में महीने में सबसे अधिक पर्यटक जो है वो अगस्त महीने में आए थे 3,22,00,000, यानी कि केवल अगस्त महीने में लगभग 3.22 करोड़ पर्यटक पहुँचे थे। साल 2022 में महज 2,54,00,000 पर्यटक बिहार पहुँचे थे, जिसमें से 86,829 पर्यटक विदेशी थे, यानी कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों में भी काफ़ी ज़्यादा, 86,000 कहाँ 5.5 लाख, लगभग 7 गुना पर्यटक विदेशी बढ़ा केवल एक साल में। तो बिहार में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जगह राजगीर है और आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 3.3 करोड़ पर्यटक राजगीर का भ्रमण किए। 3.3 करोड़ देशी और 81,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे। राजगीर के बाद पसंदीदा स्थलों में पटना, बोधगया और वैशाली आदि रहा है। बोधगया, ये पटना, नालंदा, बाकी न पता, गोलघर, पटना, शायद नालंदा, राजगीर। अगला क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मरिया अभिनवी भारत में कौन सी पदक हासिल की है। तो मरिया अभिनवी भारत में रजत पदक इसने हासिल की है। मुंबई में आयोजित 30वां राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मरिया अभिनवी भारती ने रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। बिहार अग्निशमन सेवा में यह कार्यरत है। मरिया अभिनवी भारती
तो यह शानदार प्रदर्शन के लिए इनको बधाई भी मिला है। मरिया अभिनवी भारतीय 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार में अग्निशमन सेवा में कार्यरत मरिया अभिनवी भारती ने रजत पदक जीतकर गौरवान्वित किया। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल में किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स का हाल में केंद्र सरकार द्वारा 1264 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है? तो दरभंगा में बन रहा है दूसरा एम्स। पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिसे हाल ही में शोभन में जमीन चिन्हित की गई थी, जिसे अब स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। हालांकि इसके साथ केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार की बजट में कितने का प्रावधान है? तो 1264 करोड़ का प्रावधान रहा है। दरभंगा एम्स के निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। बिहार का पहला एम्स पटना में स्थापित हुआ 2004 में। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत थे। 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखी गई थी और इसका उद्घाटन 2012 में हुआ, यानी कि 8 साल इसको बनते बनते लगा। अब रोजाना एक क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय, ये आप इसका टेलीग्राम पे जाके खरीद सकते हैं। क्वेश्चन PDF यहाँ पे अच्छा ही अवेलेबल है, जिन लोगों को ज़रूरत हो जाके ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हाल में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने के लिए कितने रुपए की छात्रवृत्ति स्टार्टअप को लाभ दिया जाएगा? तो 10,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी गई। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा। यह राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बैठक में 7वें सेमेस्टर में दिया जाएगा। केवल बिहार के मूल निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? तो ट्रैफिक ऑडिट कराया है, यानी कि ऑडिट होती है प्रत्येक संस्था में, तो ट्रैफिक का ऑडिट कराने वाला राज्य भारत का पहला राज्य बिहार बना है। तो बिहार के 5 प्रमुख शहर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित कराने के वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया गया। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में ADG यातायात सुधांशु कुमार और फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर रोहित बालूजा के बीच एक MOU पर साइन हुआ। बिहार इस तरह यातायात व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार में दोपहिया वाहनों की संख्या में राष्ट्रीय औसत 73 से 10% ज़्यादा, यानी कि 83 है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर दोपहिया वाहन की संख्या अगर 100 में 73 है, तो बिहार में इसकी संख्या 83, यानी दोपहिया वाहन में बिहार देश से आगे है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोपहिया वाहन के मामले में बिहार जो है वह देश की तुलना में 10% आगे है, 10% पीछे है, 20% आगे है, 20% पीछे है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है यहाँ से, तो पीछे तो नहीं होगा, लोग पीछे मार देंगे बिहार में, लेकिन नहीं, यहाँ पे 10% आगे है। और बड़ी दुर्घटना के मामले में प्रति 100 सड़क हादसों में पूरे देश में मिजोरम के बाद बिहार का स्थान जो है वह दूसरा है। सड़क हादसे में भी 2 नंबर पर बिहार है, मिजोरम 1 पे है। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड में हालिया आयोजित 67वां नेशनल स्कूल गेम्स 23-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा बिहार में प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए? तो 10 पदक। यह जो झारखंड में, तो 67वां नेशनल स्कूल गेम्स, क्या 67वां नेशनल स्कूल गेम्स के तहत वुशु प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड में यह आयोजन, वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। यह 67वां नेशनल स्कूल गेम्स था। इस प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने 2 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम कर लिया। हालांकि झारखंड में चल रही है 67वें नेशनल स्कूल गेम्स फुटबॉल अंडर 14 बालक चैंपियनशिप के फाइनल मैच में बिहार की टीम झारखंड की टीम को 2 गोल से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम किया। टूर्नामेंट में बिहार की टीम 7 मैचों में 1 मैच भी नहीं हारी। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कुल 29 गोल मारे थे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सुजलापुर जिले में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स हैंडबॉल चैंपियनशिप बालक अंडर 17 बिहार की टीम ने पहली बार जो है वह रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। क्वेश्चन तो याद हो गया होगा। हाल ही में 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल में कैबिनेट के विभागों का आवंटन हुआ, बंटवारा हुआ, जिसमें सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई? तो सम्राट विभाग को उपयुक्त तीनों की जिम्मेदारी बता रहे हैं, यानी वित्त, खेल और उद्योग, तीनों। तो कैबिनेट मंत्री, नया मंत्रिमंडल बना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार जिस विभाग के मंत्री है उसमें गृह मंत्रालय है, सामान्य प्रशासन विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी है, निर्वाचन है और अन्य सभी के ये नहीं है।
सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, जिन्हें वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास विभाग, नगर विकास, आवास विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज और पशु मत्स्य संसाधन विभाग, इन सारे की जिम्मेवारी इनको मिली है। साथ में विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, इन्हें मिले पथ निर्माण, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व, भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। बिहार कैबिनेट का नया मंत्रिमंडल, तो क्वेश्चन पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग मिला है प्रेम कुमार को, किया प्रेम कुमार को। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग मिला है श्रवण कुमार को। ग्रामीण विकास और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग किसको मिला है? श्रवण कुमार को। साथ में शिक्षा विभाग, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सुमित कुमार को मिला है। तो नीतीश कुमार को जैसे कि मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग इन्होंने अपने पास रखा, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन में ऐसे सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है। कोई मंत्री को अगर नहीं मिला तो सारा नीतीश कुमार को। सम्राट चौधरी को वित्त वाणिज्य, विजय कुमार सिन्हा को निर्माण, खान भूतत्व एवं संस्कृति युवा विभाग। धीरे धीरे ऊपर कर दिए, जिनको जरूरत हो पढ़ सकते हैं। 21 फरवरी 2024 को जदयू नेता महेश्वरी हजारी के इस्तीफे के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जदयू के बने हैं। नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में नए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव चुने गए हैं। इससे पहले अवध बिहारी चौधरी इस पद पर थे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 38 सीटों में अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 243 सीट है, जिसमें से 38 सीट अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई है चुनाव में। ये सीट उनके लिए रिजर्व है। अगला क्वेश्चन 15, बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो सम्राट चौधरी। 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विभागों में बंटवारा के बाद सम्राट चौधरी जो है इन्हें वित्त विभाग सौंपा गया है। 9वीं बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके अतिरिक्त सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट ओटी में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह दिल्ली में। 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट ओटीए में बिहार पर्यटन बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए किया गया था। हाल ही में घोषणा के अनुसार सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में समृद्ध बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 पर्यटन स्थलों को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित किया गया है। बिहार पर्यटन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल जो है वह राजगीर रहा है। राजगीर के बाद सबसे पसंदीदा स्थल में पटना, बोधगया और वैशाली है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पसंदीदा कौन रहा है? तो पटना नहीं होगा, राजगीर सबसे पसंदीदा रहा है। 2 पे पटना है और 3 पे बोधगया। बोधगया 2 पे नहीं है, बोधगया को 2 पे बहुत लोग मान लेंगे, लेकिन बोधगया 3 नंबर पे है, वैशाली 4 नंबर पे, यानी 2 पे पटना है। हाल की रिपोर्ट में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 19.25 करोड़ गाय हैं। बताया कि देश की कुल गाय की संख्या कितनी प्रतिशत गाय बिहार में निवास करती है? तो ये संख्या है 7%, 7.95, यानी कि 8% से थोड़ा सा कम। 7.95% गाय भारत के कुल गाय का बिहार में 7.95% निवास करती है। हालिया रिपोर्ट की बात को माने तो 19.25 करोड़ गाय देश में है। इन कुल गाँवों की संख्या का 7.95%, 7.95% गाय बिहार में है। इसमें बिहार में गायों की संख्या 1.54 करोड़ है। गाय की संख्या के लिहाज से बिहार देश भर में चौथे स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब राज्यों में सिर्फ 2 मूल नस्ल की गाय ही शेष रह गई है, पूर्णिया और बचौर। पूर्णिया नस्ल की गाय जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल में कहीं कहीं मिलती है। वहीं बचौर नस्ल की गाय तो दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी में क्षेत्रों में पाई जाती है। दूध उत्पादन में भारत 5.29% है और औसत जो भारत का दूध उत्पादन है वो 5.29% है। बिहार का अकेले 7.3% है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता तो भारत में 444 ग्राम है, बिहार में 400 ग्राम। भारत में कितना 444 ग्राम है और बिहार में जो है वो 400 ग्राम है। ये पूर्णिया नस्ल की गाय है जिसका वजन 150 से 200 केजी यानी 1.5 कुंटल से 2 कुंटल होता है। दूध प्रतिदिन 1.5 से 3 लीटर के बीच देती है। देहाती गाय है, कीमत इसकी 20 से 30 हज़ार रुपये तक होती है। वहीं बचौर गाय जिसका वजन 250 से 300 केजी होता है यानी 2.5 से 3 कुंटल। दूध प्रतिदिन यह है 1.5 से 3 लीटर देती है। कीमत इसकी 20 से 40 हज़ार रुपया।
11 फरवरी को 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताया कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर 2010 में डॉल्फिन को जो है वह राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार सरकार के मांग पर ही केंद्र ने मनमोहन सिंह सरकार के 14वें प्रधानमंत्री थे तो 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। बिहार में यह डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक और कोसी महानदी आदि में पाई जाती है। और इस डॉल्फिन को सॉस भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से डॉल्फिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 2010 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। डॉल्फिन का अन्य नाम सॉस है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो डॉल्फिन का अन्य नाम सॉस भी है, इसे सॉस भी कहा जाता है। राज्य में इस डॉल्फिन को सॉस भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार 1990 से डॉल्फिन के संरक्षण पर काम कर रहा है। लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन को बचाने के उद्देश्य भारत व एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया है बिहार ने। अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री। तो 2015 में अभी ऊपर हमने देखा कि मैथिली और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान को हाल में 21 फरवरी 2024 को पटना में निधन हुआ। 78 वर्ष की आयु में उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहरियासराय की रहने वाली थी। 1968 से 2003 तक भारतीय पुलिस सेवा में सेवा थी। उनकी रचना और उनकी कुछ उपन्यास और नाटक है। तो उपन्यास में पानी की लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि और घर से घर तक। वहीं नाटक में कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम हिंदी में, फागुन, एकसरी ठाड़ और मुस्कौल बला मैथिली में। इनको सम्मान तो पद्मश्री 15 में, 2010 में साहित्य अकादमी और 2019 में भारत भारतीय पुरस्कार मिला था। बिहार में मिले पद्म पुरस्कार तो वही बात है, 110 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण मिला है। सबसे बड़ा इसमें से पद्म विभूषण होता है, 2 पे 3 पे, इन सबसे ऊपर भारत रत्न होता है। इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान में तो 1 पे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर सामाजिक कार्य के लिए, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक जो भी सामाजिक कार्य करता थे, पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन में, और पद्मश्री तो अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए, सुरेंद्र किशोर को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला के लिए, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी और मिथिला पेंटिंग्स में गोधन कला शैली के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, नंद किशोर यादव बिहार के नए विधानसभा स्पीकर बने। बताइए कि वे निम्न में से किस दल के हैं। तो नंद किशोर यादव भाजपा के हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में नए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, नंद किशोर यादव चुने गए हैं। ये पहले अवध बिहारी चौधरी इस पद पर आसीन थे। बिहार विधानसभा के कुल 243 सीट में 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 2013 में बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे और उन्होंने 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया था। हाल ही में 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में विधायक ज्योति देवी ने विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी ली थी। बिहार विधानसभा, जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः तो बिहार विधानसभा नहीं, कहीं की विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारत में विधान परिषद और राज्यसभा कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का है। विधानसभा का नेता कौन होता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, यानी बहुमत दल का नेता। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं। तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद मानने के लिए सभी सदन अनिवार्यता नहीं है, जो भी बहुत कम राज्य में विधान परिषद है, 6 राज्यों में है। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीट और न्यूनतम सीट की संख्या। तो अधिकतम सीट 500 हो सकता है, न्यूनतम सीट 60 हो सकता है। तो 500 से ज़्यादा अभी तक किसी राज्य में सीट नहीं है और 60 से कम सीट अपवाद स्वरूप 2-3 राज्य में है, जैसे कि गोवा में, मणिपुर, इन सब जगहों पर 60 से कम सीटें हैं। सिक्किम तो अधिकतम सीट का भी एक्सेप्शन अपवाद के रूप में अधिकतम सीटें क्रॉस नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा यूपी में 400, शायद 400 कुछ है, 20 के आसपास, यही से 16। बिहार के किस जिले में कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। तो यह बिहार में सारण में कल्लू घाट पर, बिहार के सारण यानी कि छपरा में कल्लू घाट, सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस बंदरगाह को बनने से बिहार में रोजगार बढ़ेगा, साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम और सस्ता होगा। यह बंदरगाह 1317 एकड़ में फैला है। फरवरी 2022 में सर्बानंद सोनोवाल ने गाय घाट पटना स्थित भारतीय अंतर्देशीय
जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का शिलान्यास किया था। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में निर्यात के मामले में ओवरऑल 22वें नंबर पर, अभी पीछे वाले वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली निर्यात में बिहार की भागीदारी 0.52% है। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात में बिहार का जिला बेगूसराय टॉप पर सबसे आगे है। महत्वपूर्ण सूचकांक तो एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वें नंबर पर है, जिला में बेगूसराय है। सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष पर है 10.64% के साथ। याद रखें स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में भी शीर्ष पे है। ई राजस्व अर्जित करने में शीर्ष पे है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार जो है वह सबसे आबादी के हिसाब से सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार है। दूरसंचार घनत्व के मामले में भी बिहार सबसे पीछे और पोषण जागरूकता सूचकांक में भी बिहार सबसे पीछे है। जैसा कि हमने बताया था कि बिहार के जिले जो नेपाल से लगते हैं तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल से लगते हैं। और नेपाल से और उसके बाद ये 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है वेस्ट बंगाल से लगते हैं। तो किशनगंज जो जिला है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से लगता है। किशनगंज जिला नेपाल वेस्ट बंगाल, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जिला नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से लगता है, तो किशनगंज वह जिला है। उसके बाद इधर झारखंड है, तो यानी कि ये वेस्ट बंगाल पूरब में है, नेपाल उत्तर में बिहार के है और दक्षिण में झारखंड है। तो झारखंड में कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, तो ये जिले जो है वह झारखंड से सीमा साझा करते हैं। जिसमें से कटिहार जो जिला है कटिहार जिला झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बाकी इधर यूपी है, पश्चिम में यूपी है, तो यूपी से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ये जिले जो है यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से जो रोहतास जिला है, रोहतास वह यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। कौन सा जिला? रोहतास जो जिला है रोहतास वो यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण जो जिला है वह यूपी और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। वही किशनगंज जो जिला है वह वेस्ट बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। वही कटिहार जो जिला है वह झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है। गंगा नदी बिहार में चौसा के निकट, बक्सर के निकट गंगा बिहार में प्रवेश करती है। आगे बिहार के प्रमंडल, तो जिसका मुख्यालय सारण, सिवान, गोपालगंज, इसमें 3 जिले आते हैं सारण प्रमंडल में। बिहार को राज्य का दर्जा तो 22 मार्च 1912 को बारहवें राज्य के रूप में दिया गया था। राजधानी तब से अब तक पटना थी। राज्यपाल वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल और राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली देसी मांगुर है। राजकीय फूल गेंदा और राजकीय खेल कबड्डी है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा हिंदी और उर्दू है। अगले क्वेश्चन का ध्यान रुख करें। हाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया? तो 2,78,725 करोड़। तो बिहार का बजट का आकार कितना है? तो यह आकार जो है बिहार के बजट का 2,78,725 करोड़ है। 2,78,72,5 2,78,725 करोड़ बिहार के बजट का आकार पूछे तो 2,78,725 करोड़। कुछ डाटा जो याद करना आवश्यक है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट मौजूदा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। यह पहली बार है जब उन्होंने सदन में बजट पेश किया। यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट 2,78,725 करोड़ का है। इस रिपोर्ट में इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार इस बजट का आकार पिछले बार की तुलना में 16,540 करोड़ रुपये अधिक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने अधिक है? तो 16,540 करोड़ अधिक है। अगले क्वेश्चन का रुख करें। बिहार के कई बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम को एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो बताइए इसमें निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? तो क्या कर रही है? तो 3E क्या है? तो 3E को समझते हैं, 3E को समझेंगे। पहले बिहार के कई बड़े शहरों में खासकर उत्तर बिहार के कुछ शहर जैसे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी। कौन कौन से जिलों का नाम है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी। जाम यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक के 3E मिशन मोड को रखकर कार्रवाई शुरू करी है ताकि सड़कों पर जाम न लग सके और लोग सुरक्षित चल सके। ये 3E क्या है? तो 3E है, पहला E का मतलब है ट्रैफिक की इंजीनियरिंग, दूसरे E का मतलब है ट्रैफिक का एजुकेशन और तीसरे E का मतलब है इन्फोर्समेंट, यानी ट्रैफिक में बाधा बनने वाले तत्वों का शासन, प्रशासन, पुलिस आदि की कार्रवाई आती है।
बिहार में किस जिले में नागी पक्षी बिहार के किस जिले में नागी पक्षी आश्रय 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका ये उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार द्वारा किया गया था। तो यह नागी नकटी जो पक्षी अभयारण्य है जमुई जिले में, कहाँ जमुई है, यही है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, जहाँ पक्षियों के लिए अभयारण्य है। ये है हमारा बिहार का नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में। और यहाँ की जो पक्षी है कलरव महोत्सव पक्षी के लिए मनाई जाती है। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15-17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च 2023 को थीम था आई लव स्पैरो। बिहार में 205 से अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं और इस साल जनवरी 2023 तक बिहार वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से एक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण को पूरा करने के बाद शोध टीम ने बिहार में 205 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ यानी बिहार में 205 से अधिक पक्षी की प्रजातियाँ मिली है। इसके तहत भागलपुर, जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षी प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है। यानी जलीय, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलीय प्रजाति की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो वह है जमुई में और भागलपुर में। और स्थलीय बेगूसराय में। स्थलीय पक्षी प्रजाति की सबसे अधिक संख्या कहाँ हुई है, तो बेगूसराय में। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बिहार सरकार ने पक्षी का जो सर्वेक्षण किया है वह किसके साथ मिलकर किया, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से यह सर्वेक्षण किया है। और इसमें 205 से अधिक पक्षी की प्रजातियाँ नई इन्हें मिली है। भागलपुर और जमुई में जलीय 2 जगह जलीय पक्षी और बेगूसराय में स्थलीय पक्षी मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 में इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया था और उसमें बिहार में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 202 थी। रिपोर्ट के अनुसार इस साल 3 प्रजातियां जो है वो बढ़ी है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को, जिसका थीम आई लव स्पैरो। बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव। बिहार के कुछ महोत्सव जिन्हें क्वेश्चन के रूप में आगामी एग्जाम में आने की संभावना है, जैसे कि आम महोत्सव तो पटना ज्ञान भवन में, यह 23 का है, यह नहीं पूछेगा, पिछले साल का हो चुका है। सूफी महोत्सव कम चांस है। बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर में होता है। एक थावे महोत्सव, तो थावे गोपालगंज में माई का स्थान, तो वहीं पे होगा। पक्षी महोत्सव तो नागी नकटी जमुई में यहीं होता है। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जो होता है नागी नकटी जमुई में ही होता है, क्या कि वहीं पे है। किन्नर महोत्सव तो प्रेमचंद रंगशाला में हुआ था। जीरादेई तो असम सिवान के जीरादेई में जीरादेई महोत्सव। मंजूसा तो यह सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में, तो यह इंपॉर्टेंट है, सैंडिस कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंजूसा और अलारधाम महोत्सव, ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन दिख रहे हैं। कौन कौन, मंजूसा और उलारधाम महोत्सव। तो मंजूसा महोत्सव सैंडिस कंपाउंड मैदान, यह मैदान कहाँ है, भागलपुर में। इसका आयोजन दिसंबर 23 में हुआ था। और अलारधाम महोत्सव पालीगंज में है। बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। तो जो खबरों में विषय में रहा, तो भागलपुर में। कहाँ, बिहार के किस जिले, तो भागलपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर निर्मित किया जा रहा है, भागलपुर में है यह। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 16,840 करोड़ रुपया अधिक था। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए दिया गया। तो ये जो बजट 2,78,000 करोड़ का था, इसमें सर्वाधिक जो आवंटन किया गया वो शिक्षा विभाग में खर्च किया गया। 2,78,000 में से अकेले 52,639 करोड़ रुपये शिक्षा पे खर्च हुआ। कितना, 52,639.03 करोड़ रुपये। एग्जैक्ट डाटा BPSC पूछता था पहले तक, अभी भी पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो यह समझौता किया है SIDBI के साथ। बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट उद्योग विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट उद्योग विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, कौन, SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। किससे, भारत, SIDBI से। SIDBI कौन, लघु उद्योग और विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष
के प्रबंधन के लिए समझौता किया है। इस समझौते में बिहार सरकार ने उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित और सिडबी के महाप्रबंधक अरिजीत दत्त ने इस पर हस्ताक्षर किया। इस रणनीति का उद्देश्य बिहार में राज्य स्टार्टअप हब बिहार को राज्य स्टार्टअप हब के रूप में बदलना तथा राज्य को स्टार्टअप के लिए अनुकूल बनाना है। अगस्त 2022 में बिहार में तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया था तथा उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी तथा डीजीपी RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? तो यह किया है डॉक्टर कुमार आशीष को। मुजफ्फरपुर में कार्यरत रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भुट्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है। हालांकि उन्हें सम्मानित करने की घोषणा 2020 में की गई थी। बिहार का यह पहला गृह मंत्री अनुसंधान पदक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत में पुलिस, फायर और सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस में सुधार के लिए 1132 कर्मचारियों को यह सेवा मिला, जिसमें बिहार के 25 पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक, 2 को अफसरों को प्रेसिडेंट पुलिस, 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पिछले साल यानी कि 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 19 लोगों को मिला था, अब की बार 25 लोगों को मिला है। बिहार के 25 अधिकारी और कर्मी सम्मानित हुए हैं, जिसमें गैलेंट्री पुलिस मेडल 2024, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024। तो बिहार के कुल 25 अधिकारी और कर्मी जो सम्मानित हुए, 25 अधिकारी और कर्मी। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने पहले देखा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया। 2023 में बुलाया गया था मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को। किसको? अब्दुल फतेह अल सीसी को। गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। राजपथ पर पहली परेड 1955 में